है जम्मू कश्मीर में अब जीरो टेरर एक्शन का समय आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उस दिन के बाद से ही, और मैं तो कहूंगी उसी दिन से ही जो है लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए। रियासी, उसके बाद कठुआ, डोडा, लगातार यहाँ पर 4 आतंकवादी हमले हुए जिससे पूरा देश दहल चुका है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, पूरा देश दहल चुका है। अब इसके पीछे कई सारे कारण भी सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारी वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी कश्यप जी यहाँ पर मौजूद है। पल्लवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। जम्मू कश्मीर की अभी फिलहाल की जो स्थिति है, क्योंकि पहले राजौरी और पुंछ ये 2 इलाके थे जहाँ पर टेरर एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के उन इलाकों के बारे में, खास तौर पर जम्मू के उन इलाकों के बारे में जहाँ पर अगर हम वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स की भी या सुरक्षा बलों की भी अगर हम बाइट सुने, जब वो बयान देते हैं तो उन्होंने कहा था ये सेफ एरिया है, यहाँ पर एक्शन, इतना टेरर एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद हम एक खबर देखते हैं जहाँ पर तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर देते हैं। अगर वो बस खाई में ना जाती तो न जाने कितने लोगों पर, जो लोग बेकसूर थे, उन पर आतंकवादी गोली चला देते। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? क्योंकि जिस तरह से पुंछ और राजौरी के बाद अब कठुआ, डोडा में जिस तरह से टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ी है, आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या है? क्या ये टोपोग्राफी के कारण है? राधा, चूंकि अगर हम बाकी रक्षा विशेषज्ञों को भी सुने और समझें, देखें इन चीज़ों को, तो जम्मू कश्मीर बहुत एक तरीके से घना जंगल है। उसकी जो टोपोग्राफी है, हम कह सकते हैं कि छुपने के लिए एक बहुत माकूल जगह है आतंकियों के लिए। जहाँ तक बात रही वहाँ हमला होने की, कुछ सालों तक वहाँ हमले की जो संख्या थी वो बहुत कम हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने भी, सुरक्षा बलों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अब यहाँ पर आतंकी हमले उस तरीके से नहीं होंगे तो इक्के दुक्के होंगे, अदरवाइज बिल्कुल सेफ हो चुका है वो इलाका। लेकिन अब अगर आप उसे देखते हैं तो अब उन इलाकों में भी, जिन इलाकों को लेकर ये कहा जा रहा था कि वहां पर अब ऐसे आतंकी हमले नहीं हो सकते या वहां से हमने आतंकियों का सफाया कर दिया है, वो इलाके अब वहां पर आतंकी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब आप इसे अलग तरीके से देखते हैं, जैसे आप इसे ऐसे समझिए कि एक जगह से हमने किसी को दबाया तो वो दूसरी जगह जाके उभरेगा। आतंकियों को हमने किसी 3 क्षेत्रों में दबाया, जैसे हमने मान लीजिए राजौरी में दबाया, हमने पुंछ में दबाया, तो वो रियासी में जाके उभरा, वो डोडा में जाके उभरा। वो एक जगह का नेटवर्क छोड़ता है, दूसरे जगह को वो ये पकड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है सुरक्षा बलों के लिए कि उनको सर्च ऑपरेशन के दौरान एक एक जगह की तलाशी लेनी पड़ती है। अब आप देखिए कि शायद ये भी कहा जा रहा है, जो खबरें भी निकलकर सामने आई हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि लोकल नेटवर्क्स का बड़ा साथ मिल रहा है उनको। आपको पता भी होगा, चूंकि आप खुद एक एंकर है तो आपको पता होगा कि इस बीच जब ये हमला हुआ राजौरी में, फिर ये हमला हुआ कठुआ में, फिर ये हमला हुआ डोडा में, रियासी में, उससे कुछ दिनों पहले ही, यानी 10 से 15 दिन पहले ये खबर आई थी कि कुछ आतंकी एक्टिव हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जो लोगों के घर जा रहे हैं और वो पानी मांग रहे हैं, खाना मांगते हैं। शायद उनमें से कुछ लोगों ने मदद भी की होगी या शायद उनमें से कुछ लोगों ने मदद भी नहीं की। तो ये इस तरीके से छुपने का एक प्लेस उनको मिल जा रहा है। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि शायद लोकल नेटवर्क्स के सपोर्ट से ये आतंकी किसी ऐसी जगह छुप जाते हैं जिसकी वजह से जो सुरक्षा बल हैं शायद उनको पता नहीं लग पाता, क्योंकि हम अपनी आर्मी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो लगातार एक्टिव है। और शायद इसी एक्टिव होने का नतीजा है कि हमने कई बड़े बड़े टेरर अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया है। तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त जम्मू का जो खास तौर से सबको पता है कि जम्मू का जो इलाका है वो ऐसा इलाका है कि वहाँ कोने कोने में भी अगर कोई छिप जाए तो थोड़ी मुश्किल होती है ढूंढने में। लेकिन हाँ, ये अगर कह दिया जाए कि आतंकी बिल्कुल साफ हो चुके हैं एक पर्टिकुलर एरिया से, तो जो हालिया दिनों में घटनाएं सामने आ रही हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। बिल्कुल। देखिए, इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए हैं उस पर पीएम की बैठक होने वाली है। दिल्ली को यहाँ पर हम बता दें कि दिल्ली में ये बैठक होने वाली है और यहाँ पर पीएम जो है बड़ी बैठक, जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में जो आतंकी 4 हमले हुए हैं, जो 4 घटनाएं सामने आई है, उस पर पीएम मोदी सुरक्षा हालात पर बैठक यहां पर की है। और एनएसए अजीत
डोभाल भी जो है, उनके साथ तमाम अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही पल्लवी जी, जैसे मैं आगे बात करें इन तीनों ही जो घटनाओं पर अगर हम बात करें, 4 आतंकी हमलों पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ा अपडेट ये भी है कि रियासी, कठुआ और डोडा में जो है हमले हुए, 4 आतंकी हमले हुए। इनमें से सिर्फ 2 विदेशी आतंकवादी मारे गए हैं अभी तक। और अगर हम इन आतंकवादी की भी अगर हम बात करें तो रियासी और डोडा में जो आतंकवादियों ने हमला किया वो भाग निकले हैं और वो कहीं जंगलों में छुप गए हैं। अब इसी पर सवाल उठता है आखिरकार कि पहले सर्दियों में आतंकवादी जो है घुसपैठ करते थे, लेकिन अब गर्मियों में भी उन्होंने घुसपैठ करना शुरू कर दिया। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? राधा, हम इसे स्पेसिफिकली किसी वेदर से जोड़कर तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर आप बात करें 2021 से, दरअसल पुंछ और राजौरी, ये इन इलाकों में बहुत ज़्यादा टेरर एक्टिविटीज़ एक्टिव हुई हैं। तो यहाँ पर जो आतंकी हैं वो इन दिनों बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। इसके पीछे की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। उन वजहों में एक वजह ये भी है कि अगर आप देखें कि किस तरीके से वहाँ के, जिससे थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया, लोकल नेटवर्क्स का, लेकिन इसे अगर हम लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखें 58 to 60%, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये परसेंटेज था वोटिंग का। सबसे ज़्यादा चुनाव, सबसे ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, वोटिंग हुई है वहाँ पर, अनप्रेसिडेंटेड वोटिंग। लेकिन शायद इसका भी एक नतीजा है कि आतंकी बहुत ज़्यादा बौखलाहट में है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी अगर हम देखें तो जाहिर है ये जो आतंकी वहीं से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ बतौर घुसपैठिए यहाँ पे घुसकर और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें कि वैष्णो देवी जा रही जिस बस पर उन्होंने हमला किया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे, तब तक नहीं रुके जब तक शायद वो थक नहीं गए या तब तक बहुत अति नहीं हो गई, क्योंकि उसी में से एक पीड़ित का बयान भी, एक घायल शख्स था, उसका एक बयान सामने आया था। उसने ये कहा था कि खाई में अगर बस गिरी नहीं होती तो लगातार वो फायरिंग करते रहते और एक एक को मार देते, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि बस खाई में गिर गई और उन्होंने वहीं पर फायरिंग बंद कर दी 1-2 फायरिंग के बाद और खाई में गिरने के बाद, जिस वजह से वहाँ खाई में गिरे हुए लोगों में कुछ घायल हुए लेकिन गोली से उनकी जान नहीं गई। तो अब आप ये सोचिए कि जो नेक्सस है ये इतना ज़्यादा इस वक्त स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि लगातार अभी कुछ 15-20 दिनों में अगर आप देखें तो 3-4 आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं। छिंदवाड़ा का भी एक जवान शहीद हुआ है, वीर सपूत अपना बलिदान दिया है उन्होंने, और आज उनके घर में मातम पसरा हुआ है, पार्थिव शरीर घर पहुंचा। लेकिन हम हर बार अपने जवानों को खो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम एक तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दें, लेकिन जिस तरीके से ये अपना जाल बिछा रहे हैं, जिस तरीके से छुपे हुए हैं, ये मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी भी पीछे नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए कि एक बस पर, वैष्णो देवी जा रही बस पर अगर छिपे हुए आतंकी हमला कर दे रहे हैं या किसी ट्रैवलर बस पे हमला कर दे रहे हैं, और उसके बाद तो पुलिस चौकी पर भी हमला कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ हम पहले से क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही। हालांकि मैं अभी भी अपनी सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों पर सवाल नहीं उठाऊंगी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का आपने जिक्र किया, 4 दिन में 4 आतंकी हमले, क्या इसे सरकार को चुनौती के रूप में देखना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की नीति रही है ज़ीरो टॉलरेंस की, और प्रधानमंत्री मोदी, जैसा थोड़ी देर पहले आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर मीटिंग भी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस तमाम मसले को लेकर, आतंकियों के मसले को लेकर बहुत एक्टिव रहे हैं। NSA अजीत डोभाल की भी अगर बात करें तो वो लगातार इन चीज़ों को लेकर एक्टिव रहे हैं। ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, अमित शाह अक्सर वहाँ पर बयान देते, वहाँ की चीज़ों पर बयान देते रहे हैं और कहते भी रहे हैं कि यहाँ पर आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन स्टिल हर तरह की कोशिशें, हर तरह के काम के बावजूद भी सरकार के लिए इस वक्त आतंकी बहुत बड़ी चुनौती बने हुए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि इसे बहुत जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम उस सिरे को पकड़ा जा सकता है जहां से ये चीज़ें एक्टिव हो रही हैं। मसलन जो मैंने लोकल नेटवर्क का जिक्र किया, क्या हम उसको पकड़ने में इस वक्त सक्षम नहीं हैं?
क्या हम वहाँ पर जो छुपे हुए लोग हैं आम नागरिकों के बीच में, क्या हमने वहाँ पर किसी इस तरीके का कोई नेक्सस देखा है, या अगर किसी तरह की कोई जांच चल रही है, जैसे ऑपरेशन चल रहा है लगातार, सर्च ऑपरेशन, जवान कहाँ कहाँ घुसकर तलाशियां ले रहे हैं, स्टिल अगर हम वहाँ पर एक नेक्सस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, अगर एक प्लानिंग को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो अभी चिंता का विषय है। क्योंकि एक हमले के बाद मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी आतंकियों में डर हो और हमारी तरफ से ये स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत लिया जाए, तो ये एक बहुत कम अंतराल पर दूसरा हमला नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सरकार को और ज़्यादा गंभीरता से सोचना होगा। और इस वक्त मेरे ख्याल से पूरे देश की ही निगाहें जो है इस समय जम्मू कश्मीर पर है, खासतौर पर जम्मू पर है, क्योंकि जिस तरह से 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए और जिस तरह से ये पूरा घटनाएं सामने आई, उसने देश को तो दहला दिया। इसी के साथ ही अब ये भी लोगों के मन में है कि अब सरकार क्या एक्शन लेगी, अब भारत क्या, क्योंकि जिस तरह से भारत ने लगातार, अगर हम पिछले रिकॉर्ड देखें, पिछले सालों के रिकॉर्ड देखें, तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, लगातार ऐसी जो है स्ट्राइक भारत ने की और अपने आप को साफ मतलब फ्रंट एंड पर आकर ये कबूला भी है कि हाँ हमने ये किया है, अगर आप हमारे घर में घुसेंगे तो हम आपके घर में घुसकर आकर आपको मारेंगे। इसी के साथ ही अगर हम पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसियों का, हमने पूरी जम्मू की घटनाओं पर जिक्र किया, कश्मीर में 308, जैसा कि आपने शुरुआत किया, 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद में कश्मीर में जो है जो कुछ भी हुआ, बदलाव देखने को मिले, इससे पाकिस्तान में बौखलाहट तो थी ही, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था पाकिस्तान की खराब है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सेना जो है वो खर्च उन्होंने बढ़ाया है, और आखिर इसकी वजह आखिरकार क्या है? क्योंकि एक तरफ कहता है पाकिस्तान कि हम कंगाल हैं और सेना इस तरह से जो है उनका खर्च बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान के सेना के खर्च पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पीओके में कश्मीरियों ने धावा बोल दिया था। हाँ। कश्मीरियों ने साफ तौर पे कह दिया था कि सरकार हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। तो वहाँ पर बैनर्स लगाकर, पोस्टर्स लगाकर, होर्डिंग्स लेकर लोग घूम रहे थे बड़ी संख्या में, और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे, पीओके के खिलाफ भी नारेबाजी कर, माफ कीजिएगा, पीओके गवर्नमेंट के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। तो एक असंतोष पीओके में है पाकिस्तान को लेकर। और उसके बाद ठीक अमित शाह का भी एक बयान आया था कि, और जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उनका भी ये बयान आया था कि पीओके भारत का हिस्सा था, भारत का ही है, भारत का ही रहेगा, कभी ना कभी हम पीओके अपना वापस ले लेंगे। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भीतर से डरा भी हुआ है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में पीओके के पूर्व पीएम का एक बयान सामने आया, जब ये वैष्णो देवी की बस की जो घटना घटी, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका एक ट्वीट था, दरअसल मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी, आप ढूंढेगा आपको वो ट्वीट मिल जाएगा। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि भारत में आतंकी हमले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और वैष्णो देवी जा रही बस में, यानी ट्रैवलर बस पे जिस तरीके से हमला हुआ, उसमें उसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट एक बड़ा एक्शन ले सकती है, पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रही है। इसलिए मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को चेतावनी दे रहा हूं, अभी से ही वो अलर्ट मोड पर आ जाए। तो पाकिस्तान में इस वक्त भारत को लेकर बहुत ज़्यादा डर है। मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर भी पाकिस्तान में बहुत एक खौफ का माहौल है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस सिर्फ कहने भर नहीं है मोदी गवर्नमेंट के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी रैलियां कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने कई रैलियों में कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं, ना उसकी तरफ कभी कोई दोस्ती का हाथ बढ़ेगा, ना ही उससे हम बातचीत के लिए कभी आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बहुत दो टूक जवाब दे दिया था। उसी समय पीओके का प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना इस वक्त इन सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। चुनौती ये है कि ये चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। शहबाज शरीफ अपने कई भाषणों में जिक्र करते रहे हैं, या फिर एक तरीके से कहा जाए धमकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन स्टिल नतीजा उनको कभी नहीं मिला, ना कभी मिलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर वहीं ढाक के 3 पात, भारत के सामने पाकिस्तान की ना कभी कोई औकात थी, ना है, ना होगी। तो जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, इसी पर ही मेरा अगला सवाल है कि पाकिस्तान की इन सारी हरकतों का भारत कैसे जवाब दे सकता है? क्योंकि इसी पर ही अब देश के जो लोग हैं, जो भारतीय, अब इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब भारत कैसे मुंह तोड़ जवाब देगा इन सारी हरकतों का। देखिए, मुझे लगता है ऐसे कि
ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी बहुत एक तरीके से टेंशन वाली भी बात है, क्योंकि एक तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फारूक अब्दुल्ला के बयान, उमर अब्दुल्ला के बयान देखें तो वो अक्सर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन मेरा बिल्कुल बोलिए फारूक अब्दुल्ला का कल ही बयान आया था कि हमें जो है पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए और इस मसले को सुलझाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो इम्पॉसिबल है और मैं खुद भी एक आम नागरिक के तौर पर भी नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से भारत मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, इसका बस एक ही जवाब होगा कि एक रणनीति बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान से बातचीत तो मुझे नहीं लगता कि मोदी गवर्नमेंट कभी करेगी और करनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को भले हमसे बातचीत करनी चाहिए, हमसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देने हम तो दे ही रहे हैं। हम उनके आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, हमने यूएन में भी बेइज्जती करवा दी उनकी अच्छे से, और पाकिस्तान जब भी मुंह खोलकर बोलता है हर जगह बेइज्जती हो जाती है, और मोदी गवर्नमेंट बहुत माकूल जवाब दे रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी भी बनाई जाएगी कि जिस आंख से पाकिस्तान भारत की ओर देख रहा है शायद वो आंख नोच ली जाए। हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में बात करें तो नए आर्मी चीफ भी भारत ने जो है यहाँ पर बनाए हैं। उपेंद्र द्विवेदी जी है जो है वो नए आर्मी चीफ है। पल्लवी जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर नहीं, इस बार जम्मू बहुत बड़ा, जिस तरह से जम्मू में ये घटना हुई उसने सभी को चौंका दिया, सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि जम्मू में अभी तक हुए हैं लेकिन इस तरीके की घटना नहीं हुई जहां 4 दिन में 4 अटैक हुए हो। ये तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू में हो रहा है उस पर देश की निगाहें टिकी हुई है, और इस पर भी है कि अब जब पीएम ने बैठक ले ली है तो आगे की सेना जो है, सेना क्या आगे की रणनीति बनाती है और किस तरह से इन नापाक मंसूबों का किस तरह से जो है jवाब दिया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से राधा ने एक आखिरी सवाल पूछा था कि किस तरीके से भारत को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो ये सवाल आपके लिए भी है, ये सवाल मेरे लिए भी राधा की तरफ से था, लेकिन राधा की तरफ से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपके लिए भी एक सवाल है। यही सवाल, इस सवाल का जवाब आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि भारत को कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। बिल्कुल, तो आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसी ही तमाम जानकारियों को लेकर फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक बने रहे अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।